लेखक की मेज से आप सबको विकास कुमार झा का नमस्कार। आज लेखक की मेज के सामने जो एक शख्सियत मौजूद है, वो एक तरफ जहां अपनी कलम से सादे कागज पर जीवन जगत की कथा लिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ धरती पर कुदाल चलाकर उसमें बीज बोकर धरती को हरित भरित रखते हैं। मेरी समझ से एक लेखक का हृदय से कृषक होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तो आज ऐसे ही हृदय से कृषक एक लेखक से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। देश की आजादी के तकरीबन 4 महीने पहले हिंदी के सुपरिचित लेखक श्री वाल्टर भेंगरा तरुण का आज के झारखंड और तब के बिहार में जन्म 10 मई 1947 को हुआ था। तरुण जी ने आदिवासी जीवन से लेके वर्तमान जीवन की विडंबनाओं को लेकर हिंदी में बहुत सी रचनाएं की और यही नहीं, एक संपादक के रूप में बड़े समर्थ संपादक रहे। पटना से प्रकाशित कृत संकल्प पत्रिका, जो हम लोगों के किशोरावस्था के दौर की पत्रिका थी, उसके संपादक 1972 से 1980 तक रहे। ये वो ऐसा दौर था जब दूरदर्शन, ये जो आज के चैनल्स हैं वगैरह सब नहीं थे, प्रिंट का ही जादू था। और कृत संकल्प ने कई नए लेखकों को जगह दी, जो भविष्य में जाकर बहुत अच्छे अच्छे लेखक बने। वाल्टर भेंगरा तरुण ने पत्रकारिता की, दूरदर्शन से जुड़े, बहुत विपुल मात्रा में साहित्य सृजन किया और अब खूंटी में, जो इनका जन्मस्थल है, कि अपने पुश्तैनी आवास में ये अपनी श्रीमती जी के संग रहते हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इतनी सारी अच्छी अच्छी किताबों की रचना आपने की है, बल्कि और भी बहुत सारी है जिसको कि एक साथ में मेरे हाथ में भी लेना संभव नहीं हो पाएगा। तो और कृत संकल्प पत्रिका, जिसको अभी आपने कहा कि अब वो तो बहुत है और वो पूरा बंडल में बंधा हुआ है, तो मैं खुद भी पढ़ता था आपके द्वारा संपादित कृत संकल्प पत्रिका, जो हम लोगों के दौर के लेखकों के लिए एक बहुत ही सुनहरी स्मृति है। तो एक ये लंबा सफर जो सृजन का आपका रहा है, ये सच में बहुत ही इंस्पायरिंग है और प्रेरक है। तो अपनी जीवन यात्रा, अपनी सृजन यात्रा के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे आपने कहा, खूंटी में मेरा जन्म हुआ। ये पैतृक स्थान मेरे पिताजी द्वारा 1944 में इस मकान का निर्माण किया। यहाँ मिशन स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। हालांकि जब मेरी आयु 6 साल, जब मैं स्कूल जाना शुरू किया, उसी वर्ष उनका निधन हो गया। तो मेरी माँ बहुत कम पढ़ी लिखी थी। हम लोग 3 भाई 3 बहनें थी और बहुत विषम परिस्थितियों से हमारा परिवार चल रहा था। तो उसमें मैं भाइयों में सबसे छोटा, मुझसे एक छोटी बहन थी। तो बहुत अभाव में हमारा जीवन गुजरा, इसलिए संवेदनाएं हमारे जीवन के साथ जुड़ी रही जिंदगी भर। और पढ़ाई में भी, क्योंकि उस समय खूंटी में अच्छे स्कूल, हाई स्कूल नहीं थे, तो पहले मुझे रांची सेंट जोन्स स्कूल भेजा गया। छात्रावास में रहना पड़ा, लेकिन वहाँ भी 9वीं कक्षा में हॉस्टल की फीस नहीं पूरा करने के लिए मुझे घर भेज दिया गया। तो लगभग 3 महीने में घर में रहा। फिर किसी तरह फीस का जुगाड़ हुआ, फिर स्कूल गया। लेकिन उस समय 70 परीक्षाएं होती थी, तो 3 सत्र होते थे, हाफ ईयरली और क्वार्टर ईयरली और एक वार्षिक परीक्षा फाइनल। तो चूंकि मैं सिर्फ 2 ही सत्र का एग्जाम दिया था, तो मुझे, हालांकि उत्तीर्ण था लेकिन उत्तीर्ण नहीं किया गया। तो फिर वहाँ फीस नहीं दे पाए, तो हम लोग वहाँ छोड़ के हम लोग चाईबासा, संजय लुपुटू में मेरे बड़े भाई पढ़ते थे, तो मुझे भी वहाँ ले गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ भी से भी मुझे फीस नहीं चुकाने के कारण कई महीनों तक
10वीं कक्षा में घर भेज दिया गया। तो मुझे लगा था कि अब तो पढ़ाई मुश्किल है, क्योंकि माँ उतना फीस नहीं दे सकती है, और बड़े भाई आर्मी थे, उनका नेफा बॉर्डर में थे, तो 6 महीने में 3 महीने में वो समय मनी ऑर्डर का युग था, तो 2-3 महीने बाद मनी ऑर्डर पहुँचता था। तो मुझे लगता था मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तो उसी जमाने में पहले पटना से छपता था पत्रिका संजीवन, बाद में वो दिल्ली चला गया, दिल्ली में साप्ताहिक। तो स्कूल में आता था, सोशल रिलीजियस अखबार था, वीकली, तो उसमें जब पढ़ते थे हम लोग, तो उसी से मेरी जी उसे लगा हुआ, तो मैं लिखना शुरू किया। जी। तो पहले छोटी छोटी रचनाएं करते थे, बाल कथाएं, तो उसी में सबसे पहले छपी। और तो जब मैं 9वीं क्लास में था, तो 4 अगस्त 1963 के अंक में वो पहली कहानी मेरी छपी, 1963 में। तो बहुत लोगों ने, टीचर ने, दोस्तों ने बहुत उत्साहित किया है, लेकिन पढ़ाई में मैं लगभग एवरेज था, और गणित तो मैं 0 ही था। तो इसके बाद लिखना शुरू किया, फिर छोटे छोटे समाचार के, स्कूल की घटनाएं, आसपास की घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, उसको उन पर समाचार भी लिखना शुरू किया, वो छप जाती थी। तो इससे मैं अंदर ही अंदर प्रोत्साहित हुआ, और देखा कि लोग, साइंस का जमाना था उस समय, सभी साइंस लेते थे, लेकिन मेरे तो गणित ही ठीक नहीं होता था। कोई सा एक स्वाध्याय पूरा कर दे तो बहुत, और सबसे ज्यादा अलजेब्रा मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा। तब मैंने सोचा कि कागज भी चाहिए परिश्रम पर प्रैक्टिस करने के लिए, वो वैसा होता नहीं था। तब मैंने लिखना शुरू किया। इसमें तो कागज कलम की बात है, लिखते जाओ, अपने जीवन को देखो, आसपास को देखो। रिम्यूनरेशन कुछ मिलता नहीं था, बस पत्रिका मिल जाती थी, लेकिन प्रोत्साहन मुझे बहुत मिला है। संपादकों ने काफ़ी सहयोग दिया और छपता रहा। तो उस तरह से शुरुआत हुई, और जो भी आसपास गांव की चीज होती थी, हालांकि स्कूल के जीवन में मैं सामान्य रूप से आदिवासी जीवन पर नहीं लिखता था, जो हमारे मित्रगण होते थे उन्हीं के आधार पर आसपास, क्योंकि उस समय पंचतंत्र की कहानियां होती थी और कुछ पॉकेट बुक संस्करण की पुस्तकें आती थी, तो उनके आधार उसमें जनरल होती थी। तो आदिवासी जीवन पर मैंने बहुत बाद में लिखना शुरू किया, तो लिखता गया। तो कॉलेज में आने के बाद भी मैं लिखता रहा। तो किन लेखकों ने आपको, आपकी इस साहित्यिक यात्रा में किन लेखकों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया आपको? उस जमाने में जो संजीवन में एक छपते थे, पटना के बेतिया के थे, केरोविन बानो साहू सुमन करके, उनकी धारावाहिक उपन्यास छपती थी, जीवन साथी एक छपा, और उसके बाद वन के फूल, बहुत सही लिखा लिखते थे। तो पढ़ने का सब समय है, और प्रेमचंद तो हम लोग पढ़ते ही थे। और जैसे मैंने मैट्रिक परीक्षा दी, मेरी बड़ी बहन यहाँ खूंटी के सरकारी बालिका विद्यालय में हेडमिस्ट्रेस थी, तो वो वहाँ से पुस्तकें ला के देती थी। तो जितनी पुस्तकें मिलती थी, और फिर मैट्रिक के टाइम में मैंने पूरी बाइबल पढ़ी, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं निकलता आप कुछ संभावना नहीं, तो फुर्सत का समय, तो उसमें खूब लाइब्रेरी पढ़ा है, प्रेमचंद भी पढ़ा। और जैसे कॉलेज आया तो खूब अंग्रेजी फिल्में देखते थे, कि एक मेरे गुरु थे कि आपको सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और सुन के आप ज़्यादा सीख सकते हैं। और स्कूल में भी हम लोग का जो अमेरिकन मिशनरी पुरोहित होते थे, फादर लोग, वो भी हम लोग को अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए बहुत जोर देते थे। तो हम लोग सुन तो लेते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे, लेकिन बोलते थे कि सुनो तो सीख भी जाओगे। तो रांची में कॉलेज के लिए गए, तो हम लोग जो भी नई फिल्म आती थी प्लाजा सिनेमा में लगती थी, तो पहले शो में कोशिश करते कि पहले शो में अपना 3rd क्लास 90 पैसे वाला टिकट दे के बेंच में बैठ के हम लोग देखते थे। तो सुनने की आदत थी, और वही जाके हमको बाद में काम भी आया जब पत्रकारिता करने के लिए। तो मतलब लिसनर होना बहुत जरूरी है लेखक बनने के लिए। लेखक बनने के लिए तो संजीवन के संपादक एक बार रांची कॉलेज में भी आए थे, तो मैंने उनसे भेंट की, तो उन्होंने बताया कि
ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज को, किसी के लोगों की हरकत को देखिए, उसको उसको ग्रहण करते जाइए, ऑब्जर्व कीजिए। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए, आप अच्छे लेखक बन सकते हैं। अभी आपने कहा कि लेखक बनने के लिए लिसनर होना बहुत जरूरी है और जी हाँ। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जी हाँ। तीसरा क्या है? तीसरा है, हमें भी बराबर पढ़ाया जाता था कि विशेष मैं अंग्रेजी उपन्यासों में अर्नेस्ट हेमिंग्वे से बहुत प्रभावित हुआ। हेमिंग्वे से? हेमिंग्वे से। कौन सा, उनकी कौन सी कृति आपको बहुत अच्छी लगती है? उसका तो जो आर्मी में रहते हैं, जो कभी याद नहीं, ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी तो क्लासिक है। क्लासिक है। और बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी और उन पर आधारित फिल्में भी देखी मैंने, कैसे उनको किरत की गई। और जब वो आर्मी का जीवन जीने के लिए खुद आर्मी में जाते हैं, तो चलने में जो सूखे पत्तियों पर जो जूते चलने की आहट बनती है, कि जो चरमराहट की आवाज, उसको भी ध्यान देते थे। ऑब्जर्वेशन तो ध्वनि, मतलब ध्वनि, ध्वनियों को भी सुनते थे। ध्वनि को भी सुनते थे। तो एक एक चीज को, चिड़ियों के चहचहाने, पत्तों के हिलने की, नदियों के कलकलाट, जो हमारे झारखंड में तो नदी नाले भरे हुए हैं, तो सब चीज पर ऑब्जर्व करना। और तीसरी बात जो आपने पूछा कि रीड रीड रीड, अच्छा। जो भी जितनी भी किताबें जो भी पढ़ी है, पढ़ते जाइए। जो भी मिले, अच्छी किताब हो, गरीब है तो पढ़िए। आपको जैसे एक वाक्य लिखने के लिए हजारों सेंटेंस पढ़ना होता है, तो जो लोकोक्ति है लेखकों के लिए, तो उसको मैंने ग्रहण किया। और मेरा अपना है कि करत करत अभ्यास जड़मती हो। आप करते जाइए, लोग बोले ना बोले, अच्छे हो, सफल हो, नहीं हो, आप करते जाइए। तो मैंने जीवन में वही कि मेरे सामने कोई आदर्श थे नहीं, आगे चलने वाले नहीं थे, पीछे से धक्के मारने वाले, उठाने वाले भी कोई नहीं थे। तो मैं लिखता कि अरे ना बोले कि स्कूल का मास्टर बन जाओ, क्या बैंक में नौकरी कर लो, और लिखना तो लिखते रहोगे वहां से भी। तो मैंने सोचा नहीं, लिखने का काम भी एक है। मैं चाहता हूं कि लेखक बनकर भी, पत्रकार बनकर भी आप परिवार को संभाल सकते हो, बेटे बेटियों को पढ़ा सकते हो। तो कैसा अनुभव रहा? क्या संभव हो पाया? बिल्कुल कामयाब हुए। मैं एक तरह से तो कामयाब हो, लेकिन उतना जितना सफल होने, क्योंकि मेरे साथ अकेली थी। क्योंकि लेखन से परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं लगातार रहा, और पत्रकारिता प्रशिक्षण लेना जरूरी है। पत्रकारिता किस तरह, मतलब साहित्य को मदद करती है? पत्रकारिता के जीवन के हर पहलुओं को छूती है, अगर सच्ची पत्रकारिता है। अखबार में भी विभिन्न तरह के, उस जमाने, अभी आज की पत्रकारिता को नहीं मानते हैं, उस जमाने के 70-80 के दशक के पत्रकारिता थी। जब आजकल और धर्मयुग का जमाना था, हिंदुस्तान था, सारिका वगैरह थी, तो उनसे हम देखते थे। हालांकि लेखक में उस समय तो पॉकेट मारी वाली किताबें छपती थी। गुलशन नंदा भी बहुत प्रचलित थे, हालांकि उसमें मैक्सिमम उपन्यासों में फिल्में बनी। हम भी उससे प्रभावित होते थे, लेकिन उनको हमने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जो जीवन के धरातल से जुड़ी हुई नहीं होती थी। प्राय जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में, प्रेमचंद की कहानियों में होती थी, जीवन से जुड़ी हुई कहानियां होती थी। तो मैं उनसे तो प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन पढ़ता था उनको भी। और जासूसी कहानियों में कर्नल रंजीत की मैं पढ़ता था। लेकिन ये अमृतलाल नागर जी भी कहते थे कि जब वह कोई गंभीर लेखन कर रहे होते थे, तो बीच बीच में जासूसी उपन्यास भी पढ़ते थे कि दिल हल्का हो सके। दिल हल्का होता था, हाँ, और रोमांच आता था। तो जासूसी कहानी भी पढ़ता था। तो लेकिन मैं सामाजिक जीवन से विशेष मनुष्य, स्त्री पुरुष के संबंधों पर, पारिवारिक संबंध, वो ज्यादा उस पर आपने लिखा है। ज्यादा उन पर ध्यान दिया, क्योंकि मेरा जीवन कहेंगे कि एक आपके जीवन मित्रों और परिवार से ही जुड़े रहे। उन्हीं के उत्साह वर्धन से मैं आगे बढ़ पाया। क्योंकि अकेला आदमी जिनका आधार नहीं है, आगे बढ़ने के रास्ते नहीं है, खुद रास्ता ढूंढना है, तो ये परिवार के लोग और मित्र ही उस समय सहारा बने। तो मेरा जो लेखन का क्षेत्र परिवार और समाज ही रहा है। और बाद के दिनों में आपने आदिवासी जीवन पर भी लेखन किया। जब कृष्ण को मैंने छोड़ा तो रांची आया, तो यहाँ एक एनजीओ से जुड़ा जो गांव में काम करते, सोशल वर्क करते थे, डेवलपमेंट का काम करते थे गांव में। उसके साथ
एक एनजीओ था जो वृक्षारोपण को, सामुदायिक वन को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। तो मुंडा एरिया में जाते थे ज़्यादा, तो उन्होंने मुंडा दुभाषी के रूप में मुझे लेना शुरू किया। तो गांव की स्थिति को निकट से देखने, सुनने, समझने का अवसर मिला मुझे। और वही वजह हुई शायद कि आपको कृषि के प्रति आपका बहुत लगाव हो, बागवानी, कृषि, क्योंकि आपके कैंपस में भी बहुत सारी खेती बाड़ी का मैं देखता हूँ। कृषि तो आम, लीची, बेर, क्या क्या नहीं, बहुत सी चीजें हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि सब तरह के फल पौधे लगे रहें, लेकिन अब शारीरिक और जगह की कमी के कारण संभव नहीं हो रहा है कि कुछ वृक्षों को छाया चाहिए, कुछ वृक्षों को बिल्कुल धूप चाहिए। तो जब धूप नहीं मिलेगा तो वृक्ष फलदायक नहीं होगा। फूल ऐसे हैं जो उनको छाया चाहिए, छाया में ही पनपते हैं, धूप नहीं सताते हैं। तो लेकिन जगह की कमी और शारीरिक स्थिति के कारण बहुत बहुत मतलब दिल लगा के बड़े मोहब्बत से आप जो है बागवानी करते हैं और अपनी खेती करते हैं। क्योंकि अक्सर फेसबुक के वॉल पे जब आपके बगीचे में बेर आते हैं या आम फलता है तो आप परोसते हैं उसको बाकायदे अपने फेसबुक मित्रों के सामने भी, ये देखिए ये हमारे बगीचे का आम और ये बेर आया है। हम लोग का भी दिल खुश हो जाता है। और जब मैं आपके यहाँ आता हूँ तो वाकई आप कहते हैं कि पेड़ से बेर तोड़िए खुद से और खाइए और आनंद लीजिए। तो ये मुझे लगता है कि वो जो दुभाषी वाला काम आपने गांव गांव में घूम के किया, उससे प्रकृति के प्रति और अनुराग आपका बढ़ा और एग्रीकल्चर, एक कृषि से भी बहुत ज्यादा आपका वैसा, क्या ऐसा भी था? बचपन में क्या है कि हम लोग का स्कूल, जो मिडिल स्कूल में थे, एक पीरियड हम लोग के बागवानी की भी होती थी और हम लोग को बकायदा एक एक प्लॉट दिया जाता था। उसमें आप मौसम के अनुसार प्याज के माघ महीने के बाद प्याज लगाते थे, बाकी समय मूली या बरसात के दिनों में मूंगफली या कुछ लगा लिया करते थे। तो उससे भी कृषि के से जुड़े रहे हम लोग और परिवार का बैकग्राउंड हम लोग का कृषि का ही रहा। हमारे भी धान वगैरह खेती के बराबर होता रहता है, गाय बैल भेड़ बकरी सब हुआ करते थे। तो हल जोतते थे, खेत की मेड़ बनाते थे। तो आपने ऐसा किया है? हमने किया। और मैट्रिक के बाद तो हमने और कॉलेज के समय में पूरी फसल हमने लगाई माँ के साथ। खेत बनाना, तैयार करना, बिहन लगाना, फिर धान रोपना, फिर निकौनी करना, फिर जब जो रोज की बारिश हो तो पानी खोलना जाके सुबह, और जब धान काटने का खूंटी में इसी घर में। अच्छा। और दौनी करना, रात में हम लोग ढो के लाते। उसमें बैलगाड़ी भी कम होती थी और उसमें रास्ता भी हम लोग को बैलगाड़ी के लायक नहीं था, छोटी पतली ये होती थी, तो ढो के कंधे में ढो के लाना पड़ता था। तो मारने और मेरे साथ हम लोग ढोते थे। और हमारे पास तब उस समय हम लोग बैल का देखभाल करने वाले कोई नहीं था, तो हम लोग बैल बेच दिए थे। तो हम लोग दौड़ने के लिए एक दूसरे टोले से हम लोग रात में सुबह जाके वहां से बैल लेते थे और दौनी, ताकि उनको दिन में वापस कर देते। तो एक दो बार दौनी कर लेते थे। तो आप तो पक्के किसान भी हैं, बड़े हैं। हम लोग दौनी भी नहीं करते थे। और फिर हम लोग मोरा, तो मोरा के लिए जो बनाया जाता है बांध, तो उसको भी करते थे। मोरा बांध के बोरियां होती नहीं थी, चूहे काट जाते थे, इसलिए हम लोग मोरा से, पुआल से ही बना के उसको मोरा बांधते थे। वो सब हमने काम किया जो कॉलेज के जमाने में। तो ये बताइए कि क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि एक लेखक के लिए कृषि को समझना, खेती पत्ती को समझना, उसके लिए मतलब वह अमृत समान है, यानी कि सोने में सुगंध की तरह है? क्योंकि आज के दौर में बहुत से लेखक उनको इन चीजों के बारे में, फसलों का बहुत ज्ञान नहीं रहता है। और फसल में अगर आप रुचि लेते हैं तो आपको मौसम की भी जानकारी कि कितनी ऋतुएं हैं, किस ऋतु में कौन सी फसल होगी। बिल्कुल। तो ये क्या आप मानते हैं ऐसा कि यह एक बहुत ही आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य है कि एक लेखक को कृषि कर्म से कभी न कभी उसको उसकी वाकिफियत रहनी चाहिए पूरी तरह से? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में और आदिवासियों के बारे में लिख रहे हैं तो मेरा मानना है कि जिस चीज पर आप लिखना चाहते हैं उसको जड़ से उसको समझना चाहिए, उनके रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाज से, उनके कृषि कार्यों के बारे में। तो जब मैंने ठान लिया 1980 में, जब पटना से रांची गया था, जैसे मैंने कहा कि एनजीओ लोग से जुड़े, गाँव से जुड़े, तब मैंने लिखना, क्योंकि गाँव के लोगों की बातें सुनी, उनको देखा, उनके साथ कई चीजें उन पर आधारित हैं। जो हमको जो सूत्र मिला, प्लॉट मिला, वो गाँव से मिले।
जो प्रत्यक्ष हमने देखा, गांव के बाजारों की हालत देखी। पहले तो जाते थे, मस्ती करते थे, पकौड़ी खा के आ जाते थे, लेकिन जब लिखना शुरू किया है, यहाँ देखना, तो उनको गरीब पौर से देखा, जो बिचौलिए है धान और अनाज जो लूट लेते हैं, टुकड़े उठा लेते हैं। तो मैंने उनको गौर से देखना आरम्भ किया, कि महसूस किया कि उनकी क्या बात, मैंने बातें भी उन लोगों से, तो बाजार में किसान कैसे लूट जाता है, मेहनत वो करता है और बाजार उसको लूट लेता है। तो क्योंकि कम पढ़े लिखे होते हैं, तो ये बिचौलिए होते हैं, वो लूट लेते हैं और इस तरह से ठगते भी हैं। तो मैंने उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा, और मैंने जंगल की ललकार में जितनी कहानियाँ आदिवासी जीवन पर आधारित कहानियाँ हैं, तो उसी जमाने 80 के दौर में हमने लिखा, 80 और 90 के बीच में ही। और इस तरह से मैंने समझा कि कृषि के बारे में, अगर आप गाँव के बारे में लिख रहे हैं, आदिवासी जीवन पर लिख रहे हैं, इन चीजों पर की जानकारी होनी चाहिए, तब आप सॉलिड वास्तविक चीज। क्योंकि आज के दौर में जो बहुत से लेखक ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूं कि उनको खेती बाड़ी के बारे में बहुत ज्ञान नहीं है, और प्रकृति के बारे में, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, वो जानते नहीं कि रबी में क्या क्या फसलें हैं, खरीफ में क्या क्या फसलें हैं, वो किस मौसम में होता है, वसंत आता है तो उस समय में पतझड़ में क्या स्थिति रहती है। तो मैं समझता हूँ इन सभी बातों में अंदर घुस के काम करने से उसने आपके लेखक को समृद्ध किया, मैं समझता हूँ ऐसा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन ये आज के अधिकांश लेखक महानगरों में बसने गए हैं, तो महानगर में फ्लैट में रहते हैं अधिकांश, अपने मकान भी यहाँ तक चौखटी है निश्चित, तो वो शहरी वातावरण पर ज्यादा लिख रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र से बहुत कम लोग हैं जो गाँव में ही बसे हैं, गाँव में जीवन जी रहे हैं। तो यह जरूरी है, मैं समझता हूँ किसी भी क्षेत्र में। मान लिया आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पर IT क्षेत्र की बातें, चेतन भगत की, तो महानगरों में रहते चेतन भगत की शुरू की किताबें जैसे, तो वो वहाँ की बातें करते हैं, वो खेती बाड़ी के बारे नहीं कह रहे हैं। तो जहाँ का माहौल पर, जिस ग्राउंड पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर लिखने में असफल रहता है। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में चाहता हूँ कि आदिवासी जीवन पर ऑथेंटिक बातें हों, कि बहुत सारे गैर आदिवासी लेखकों ने लिखा है। तो जैसे माश्वेता देवी ने भी आदिवासी जीवन पे बहुत लिखा है। हाँ, लिखा है। हाँ। उसके जंगल के दरदारों से भी कई चीजें, छोटी मुंडा और उसका तीर, दौलती, श्री श्री गणेश महिमा, कई किताबें लिखी हैं। तो कम कहीं पर गलत उदाहरण लेने की, क्योंकि वो इंसाइडर नहीं थी, क्योंकि वो इंसाइडर नहीं थी। जो उन्होंने पूछा, लोगों ने बताया, जो नहीं बताया वो नई जानकारी मिली। हालांकि वो भी गांव में जाके, पलामू बहुत साल रहे, तब जाके जंगल की दाल उन्होंने रचना की। तो अच्छी बात है ये। जैसे और एक अंग्रेजी लेखक थे जिन्होंने एयरपोर्ट लिखा, अभी नाम याद नहीं है, तो वो 6-6 महीने गायब रहते थे, और पर्टिकुलर एक ही टॉपिक पर लिखते थे। बैंकिंग पर लिखा, होटल बिजनेस पर लिखा, होटल, अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा, नहीं। तो उनकी किताबें मेडिसिन पर लिखा, मेडिकल क्षेत्र की बात, मेडिसिन पर लिखा उन्होंने। बहुत रिसर्च करके विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर रिसर्च करते थे। और हम लोग तो बैठे बैठे 10 किताबें तेलुगु पढ़ रहे थे, अपने मन से, दिमाग से जो लगा अच्छा वो लिखते थे। कि वो लोग जो रिसर्च लिखते हैं, बेस्ट सेलर किताबें, उन पर पूरी फिल्में बनती हैं, इंटरनेशनल बुक लिस्ट में आ जाती है उनकी, और लाखों किताबें प्रतियां बिकती हैं उनकी। हम लोग तो 100,000 किताबें हम लोग 10 साल में भी नहीं बेच पाते हैं हमारे प्रकाशक। तो मैंने समझा कि रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अच्छा, रिसर्च करना बहुत, तो इसीलिए मेरा अगले उपन्यास में मैं काम कर ही रहा हूँ। हालांकि उसमें मैं उसको आने की प्रारंभिक काम करने की, उसमें मैंने चाय बागान जो झारखंड से लोग माइग्रेट किए, रोजगार की तलाश है, चाय बागानों में बहुत संख्या में गए 1936 के बाद। जब वर्ल्ड वार के आसपास बहुत गए, फिर जब 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार में पोर्ट ब्लेयर में जापान ने बम गिराया, तो उस समय भी भारत सरकार वहाँ भारत का अंग है बोलकर जबरदस्ती लोगों को वहाँ भरने की, ये देखिए भारत के लोग हैं, ये भारत की जमीन है। तो जापान चाह रहा था कि हम मेरी जमीन है, कोशिश कर रहा था। तो
बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। अच्छा, ये बताएं कि झारखंड के लोगों को बहुत ले गए, तो उस पर अभी काम चल रहा है इसी आपका? पर काम चल रहा है। ये कोरोना के क्रम में अंडमान में 2 बार जा चुका हूँ। नॉर्थ अंडमान मुझे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि झारखंड के बहुत अधिकांश। किस क्षेत्र में आपने कहा, कहाँ पे? नॉर्थ अंडमान में। अच्छा, नॉर्थ अंडमान में बहुत ज्यादा अधिक आदिवासी झारखंड के गए हुए लोग बस गए हैं, तो उन पर मैं इस बार महीना में जाना था, लेकिन अब कुछ कार्यक्रम बदल गया। तो आप कभी थिएटर से भी जुड़े थे? थिएटर से मजेदार की बात है, जब मैं हाई स्कूल में था तो राजा उल्लो तो एक है नामकुम से पूरब में, वहाँ के एक मास्टर थे, वो मुंडाली में नाटक लिखा करते थे। मैं तब सेंट जॉन्स हाई स्कूल में पढ़ता था। वहाँ फादर पीटर पॉल नारंगी हुआ करते हैं, पीटर शांति नौरंगी। वो नागपुरी में कहानी लिखे थे। नागपुरी में हाँ। अच्छा। और हिंदी में उन्होंने अदन बाटिका करके भी एक नाटक लिखे थे, और बाकायदा उसमें हमने अभिनय भी किया। अच्छा। और हम लोग राजा उल्लू में, तो वो मास्टर थे, वो गांव जाकर वो नाटक किया करता अपने टीम के साथ। ग्रेट। अच्छा। तो मैं उससे भी प्रभावित था। एक जमाना जब मैं 9वीं क्लास में गांव में मौसी के पास मैं रह गया था, तो वहां भी मैंने अच्छा वो नाटक ही लिखा करता था। लेकिन दुर्भाग्य कि मेरी माँ नमक तेल खत्म हो जाता तो रख दिया पेपर पर के बेची, तो मेरे पास वो नहीं रहा। और उससे भी कॉलेज के जमाने में भी हमने आइका पे के कैथोलिक स्टूडेंट्स यूनियन हुआ करता था, तो फादर पृष्ठ हुआ करता था प्रिंसिपल उस जमाने में, जब कॉलेज में थे फादर पृष्ठ। तो उन्होंने एक टॉपिक दिया था, किस तरह का लड़के लोग स्कॉलरशिप का फायदा उठाते हैं और बर्बादी करते हैं। तो उन्होंने उस पर एक नाटक लिखने का मुझे कहा था। तो उस पर मैंने एक स्किट तैयार किया था 15-20 मिनट की, और फादर प्रोफेसर डॉक्टर मार्कम उस समय वाइस चांसलर हुआ करते थे। तो हमने उन्हें मंचित के वही हमारे मुख्य अतिथि थे हमारे कार्यक्रम में, वो बहुत खुश हुए। तो आधा फुल पैंट आधा झोले टंग हुआ। अच्छा। तो उस तरह का एक कैरेक्टर बनाया था हमने कि देखिए क्या बर्बादी होती है। तो उसको बहुत थिएटर का एलिमेंट जो आप में रहा है, उसने भी आपके साहित्य को बहुत मोहक और सलोना बनाया मेरे ख्याल से। मतलब वो जो जिसको कहते हैं काव्येषु नाटकम रम्यम, नाट्य तत्व जो हम लोग का जीवन भी अपने आप में थिएटर है, तो वो भी आपको उसने भी काफी मदद की। लेकिन उसमें मैं आगे नहीं बढ़ा। और शुरू में स्कूल के समय में गाना और चर्च के लिए गीत लिखना वगैरह सब मैंने किया, कविताएं भी मैंने लिखी और छपी भी। अच्छा। लेकिन देखिए उस जमाने बड़ी कवि होते थे, हर दूसरा आदमी जो हिंदी पढ़ने वाला कवि बन रहा था, बोले नहीं मेरी कहानी और आलेख ही ठीक है। अच्छा। पत्रकारिता ठीक है, मैं कविता को कवि जी नहीं कहे जाए। हाँ, कवि नहीं कहना। तो और उस समय क्या था हुआ ऐसा कि देख रहे कि कवि उस समय तो कविता के छंद दो चौपाया दो पारे और क्या क्या होते थे। आज की तरह छंद मुक्त कविताएं होती नहीं थी, बड़ी कठिनाई होती थी। अब मतना कि नहीं वो सब कीजिए, तुकबंदी कीजिए, मुझे उतना बर्दाश्त नहीं है, तो मैंने कविता लिखने छोड़ दी, लगभग छोड़ दी। लेकिन दूसरों को मैं प्रोत्साहित किया, उसमें ग्रेस कुजूर की भी कविता जबरदस्ती उनसे लेके छपवाते ताकि आज तो उनकी कविता भी संकलित हो गई, जिनको मैंने पहले छपा था। वो जिक्र करते हैं इस बात कि हमको बहुत उन्होंने इंस्पायर किया। तो ये सफरनामा आपका जो है, ये छोटी छोटी रचनाओं से लेकर के उपन्यास, कहानी संग्रह, थिएटर भी आपने, नाटक भी लिखे आपने, कविता भी शुरू में लिखी आपने, फिर उसको फिर आप अपनी कहानियों और उपन्यासों और उसमें आप लौट कर चले आए। आप दूरदर्शन में कितने वर्षों तक सेवा करें? दूरदर्शन में मैं अगस्त 1988 से शुरू किया, ज्वाइनिंग किया, जो कि पूना ट्रेनिंग और केंद्रीय प्रोडक्शन सेंटर हाउस खास जो खेलगांव वाला, वहाँ 3 महीने, तो लगभग 1 साल की ट्रेनिंग हमारी हुई। और उसके बाद हालांकि कलकत्ता मतलब 1988 से कब तक आप दूरदर्शन के लिए काम करते हैं? मैं रिटायर हुआ 2007 में।
तो जो भी बड़े कार्यक्रम होते, जैसे यहाँ बैद्यनाथ देवघर बाबा धाम, श्रावण में पूरा वहाँ सुल्तानगंज से लेकर साथे के पूरा अंदर के चढ़ावा देके सबके फिल्मांकन करके उस पर बाकायदा टीवी रिपोर्ट बनाया। उसी तरह बहुत सारे कार्यक्रम हुए, राष्ट्रपति का आगमन हुआ, किसी का हुआ, तो उस पर टीवी रिपोर्ट बनाना। तो मेरे राजस्थान में भी जो भी बड़े विशेषकर सैनिक कार्यक्रम हुए उन पर टीवी रिपोर्ट मैंने बनाया। वंडरफुल। आपकी श्रीमती जी मिसेस अल्फोंसा भेंगड़ा तरुण भी जोड़ देते हैं? नहीं, उसमें तरुण नहीं रखती हैं। नहीं। हाँ, तो भाभी जी आप जरा ये मुखातिब हो कि अपने पति का जो यह लेखक पक्ष है, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है और कैसा अनुभव है? क्योंकि लेखकों की पत्नियां ज्यादातर नाखुश रहती हैं अपने पतियों की मतलब लिखते रहने से, तो आपका क्या है उसमें अनुभव रहा है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। ओह वंडरफुल, बहुत अच्छा। तब तो घर में एक परमानेंट रीडर है। थोड़ा दिक्कत होती है, हाँ। मैं इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, लेकिन फिर भी लिखते हैं। हाँ। बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इनकी बागवानी में भी मदद करती हैं आप? तो ये बहुत अच्छा बाग है इनका। एंजॉय करने में रोपती है जितना भी है, मतलब क्यारी मैंने बना दिया है। हाँ। फल लगाना है, पौधा लगाना है, बीज लगाना है। तो मेरे हाथ ग्रीन फिंगर्स ना, हरी उंगलियां हैं इनकी। तो क्या बात है। ये लगाती हैं। तो जैसे हमने कई बार भिंडी एक बार लगाया, एक क्यारी इन्होंने लगाया, एक बार मैंने, इनकी अच्छी फसल हुई। तो जो भी पौधा लगाते हैं तो लग जाता है, इनसे लगवाती हैं। अच्छा इन्हीं से लगवाते हैं? इन्हीं से लगवाता हूँ मैं। क्या बात है, तो क्या बात है। फलदायक है। हाँ, फलदायक है। फलदारी। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन आप लोगों का। हाँ, आप लगाती हैं, फिर वो फसल की सेवा ये करते हैं अपना। हाँ, सो दैट्स मिल के खाते हैं और फिर मिल के खाते हैं और फिर मेहमानों को भी खिलाते हैं। हाँ, तो अभी आपके यहाँ कैंपस में आए तो भाई साहब बगीचे में मुझे घुमाने ले गए और बेर की कुछ तो बेर उन्होंने कहा कि अपने हाथ से तोड़ के खाइए तो ज्यादा आनंद आएगा। तो मैंने तोड़ा और हमने उसका आनंद लिया। तो वही मैं जिक्र कर रहा था, भाभी जी का नाम भी तो फल से ही जुड़ा हुआ है ना? मैंगो है। मैंगो ना, इसको कॉलेज में मैंगो ही बोलते हैं इसको। आपको कॉलेज में मैंगो ही सब बुलाते थे? आप किस क्षेत्र में थी? आप भी तो नर्सिंग ट्यूटर बीएससी नर्सिंग की है, वो भी दिल्ली में भी। वाह। और आपके ओनली सन यू हैव और एक डॉटर, एक बेटी एक बेटा? अच्छा, तो आपकी बिटिया रानी तो नहीं रही ना? अच्छा, बड़ी थी वो? हाँ, बड़ी थी। अच्छा, एंड आपके लड़के बेटे आपके? पुणे। अच्छा, क्या नाम है उनका? कॉनराड भेंगड़ा। क्या करते हैं वो? गिटार ट्यूटर। गिटार मास्टर। तो संगीत भी ऐड हो गया उसमें, तो बचा क्या? बताइए, साहित्य है, कृषि है, हॉर्टिकल्चर है, आम, मतलब इनको तो इनका नाम ही सब वही पुकारते रहे हैं भाभी जी का है। और बेटा गिटार, तो सब तो एकदम गजब। संगीत, कृषि, भावना, शब्द। तो अभी हम बात कर रहे थे सुपरिचित लेखक, जाने माने लेखक श्री वाल्टर भेंगड़ा तरुण से, उनके खूंटी स्थित उपवन नुमा आवास पर, जहां बहुत खूबसूरत बाग है, बगीचा है, क्या क्या नहीं पेड़ हैं, आम, लीची, बेर, सरसों, मूली, बहुत तरह की चीजें जो मतलब किचन गार्डन जिसको कह सकते हैं। और जब मैं इनके पास में आता हूं तो उससे सत्कार होता है। और भाभी जी की बनाई बहुत अच्छी कॉफी भी हमें मिलती है। और बहुत ये चूंकि बहुत गहरी पाठक हैं, तो साहित्य पर और खास करके अंग्रेजी साहित्य में क्या लिखा जा रहा है तो उसके बारे में भाभी बताती हैं। और भाई साहब की अपनी दुनिया है जो साहित्य और सृजन और कृषि में जुड़ी हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को आज की इस शानदार और बहुत फ्रूटफुल मुलाकात, क्योंकि इस पूरी बातचीत में अगर फ्रूट्स को न जोड़े तो फिर बात बनेगी नहीं। तो इस फ्रूटफुल मुलाकात के लिए हम आप दोनों को बहुत आभार करते हैं और हम फिर कभी मिलेंगे और फिर इसी तरह की लंबी बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। आप सब।